अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 1 करेंगे। थ्योरम नंबर 1 की जैसे स्टेटमेंट आपके पास सामने है, क्योंकि कुछ बच्चों को थ्योरम बहुत मुश्किल लगता है, तो मेरे ख्याल से सबसे इजी जो है वो आपके पास थ्योरम होता है। सिर्फ बात थोड़ी सी समझने की, आज मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप उस तरह से थोड़ा समझेंगे तो इंशाल्लाह दैट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। सबसे पहले बेटा ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट को आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। असल चीज ये स्टेटमेंट है। अगर ये एक स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो समझ लें आपके पास पूरा थ्योरम आपके पास क्लियर है। और इसी स्टेटमेंट के ही आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट दी गई होगी, ना तो इसका कोई थ्योरम नंबर दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ थ्योरम नंबर है, ना चैप्टर नंबर पता होगा, ना कुछ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं और उसके सोल्यूशन को रट्टा मारते हैं। और स्टेटमेंट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, जो कन्वर्स स्टेटमेंट होती है। थ्योरम वहां लिखा हुआ और होता है, प्रूव कुछ और कर आते हैं, तो नंबर 0। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपने स्टेटमेंट को फोकस करना है, स्टेटमेंट से ही आगे हमें पता चलेगा। पहले नंबर पे देखिए, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइएंगल्स। कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में आपके बाद में बताता हूं कि टू ट्राइएंगल्स, यहां से हमें एक बात पता चली है कि जो हमारा थ्योरम है उसके अंदर हमारे पास कितनी ट्राइएंगल्स हैं, 2 ट्राइएंगल हैं। जिसकी वजह से मैंने आपके हेल्प के लिए पहले से 2 ट्राइएंगल बना लिया और इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी और डी ई एंड एफ। अब बेटा ये बात मुझे पता कैसे चली, क्योंकि यहां पे कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइएंगल्स, मुझे ये पता चला कि मुझे 2 ट्राइएंगल्स चाहिए। अब सबसे पहले मैंने 2 ट्राइएंगल्स क्यों बनाई, उसके साथ पहले अलग लिखा होता कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब आपके पास बेटा क्या होता है कि 2 चीजों को कंपेयर करो, 2 चीजों को कंपेयर करना। कंपेयर जब आप करते हो तो जैसे फर्ज करो आपके पास, अगर मैं इस मार्कर को इसके साथ करता हूं कंपेयर, तो आपके पास कैप को कैप के साथ कंपेयर करूंगा, जैसे ये ब्लू है ये ब्लैक है, इधर जो डाउन साइड पे ब्लैक और ब्लू को कंपेयर करूंगा, इसके व्हाइट हिस्से को आपस में कंपेयर करूंगा, इसका जो बार है उसको आपस में इक्वली कंपेयर करूंगा। तो इसके दरमियान जो कंपेयर करना है इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। कंपेयर जो करना है कॉरस्पॉन्डेंस होता है। और उसने कहा है कि if any one side and 2 angles of the triangle are congruent to the correspondence to the other side, यानी आपके पास जैसे मैंने बताया ना कि आप एक की कैप, हम इसके 3 हिस्से बना लेते हैं, डाउन व्हाइट एंड ब्लैक कैप। तो अगर इसके 3 हिस्सों में से कुछ से हम वो कहते हैं कंपेयर करें, दिस 3 अगर आपके पास कंपोनेंट इक्वल आ जाते हैं देन दे आर कंग्रेंट। कंग्रेंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल। कंग्रेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल। थोड़ा सा फर्क होता है, एक वर्ड होता है कंकरेंट, कंकरेंसी, एक होता है कंग्रेंट। कंकरेंट CUREENT होता है, वहां जी नहीं होता। वो होता है कि बहुत सारी लाइन एक पॉइंट में से गुजरे, उसे कहते हैं कंकरेंट। जिसकी मैं छोटी मिसाल आपके पास यूं देता हूं कि ये 3-4 लाइनें एक ही पॉइंट से जब गुजरेंगी यहां से, तो दीज लाइंस आर कंकरेंट। क्या है ये, कंकरेंट है, यानी एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। लेकिन आपके पास कंग्रेंट का वर्ड उस वक्त यूज करेंगे जब बिल्कुल सेम लेंथ और सेम बिल्कुल सेम होगा। जैसे आपके पास ये 2 मार्कर हैं, इन 2 मार्कर को हम कह सकते हैं दीज 2 मार्कर्स आर कंग्रेंट। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो व्हाइट बोर्ड लिखा है वो भी सेम लेंथ के अंदर है, आप इसकी कैप की साइज देख लें वो भी सेम है, इसकी जो डाउन साइड है वो भी सेम है, तो इसे हम कहते हैं कंग्रेंट। बात समझ आ गई हो कि कंग्रेंसी का समझ आ गया होगा आपको और कॉरस्पॉन्डेंस का भी समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने थ्योरम के ऊपर। जब अपने थ्योरम पे आते हैं तो हमारे थ्योरम में एक बात कही गई, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस, यानी किसी तरह के भी कॉरस्पॉन्डेंस ले ली जाए, कि लाजमी नहीं कि पहले कैप है हेड है, ये किसी तरह की भी ट्राइंगल की कंकरेंसी ली जाए, लेकिन ली क्या जाए, वो कहते हैं कि वन साइड ऑफ एनी 2 एंगल्स। मैं कंकरेंसी के लिए जो यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं ये साइड, एक ये साइड और दूसरी ये साइड। एक बात यहां पे आपको बताता चलूं कि सबसे पहले पर जब आप थ्योरम को प्रूव करना शुरू करते हैं, डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, सॉरी प्रूव भी नहीं कहना चाहिए, डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, तो पहला स्टेप होता है उसके अंदर गिवन। तो गिवन के अंदर जो आपके पास पोर्शन है उसको मेंशन करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। गिवन, जब भी आप थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे उसके अंदर एक कॉमा होता है, 95% कॉमा होता है। समटाइम्स 2 कॉमा भी होते हैं, जैसे यहाँ एक कॉमा यहाँ लगा दिया और एक कॉमा आपके पास यहाँ है, ठीक है, वरना एक कॉमा होता है। जो कॉमे से पहले का पोर्शन होता है वो होता है बेटा गिवन के अंदर। वो किस में आता है, गिवन के अंदर। अगर यहां भी देखें तो आपके पास इफ वन साइड ऑफ एनी 2 एंगल्स वन ट्राइंगल आर कंग्रेंट,
यहाँ पे आर कंग्रेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड द एंगल्स ऑफ द अदर, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। ये जो हिस्सा है ये टू प्रूव में लिखा जाता है, तो इसको मैंने ब्लू से शो किया, तो आप भी कोशिश किया करें कि वहां पे मार्कर से स्टेटमेंट को चेंज कर लिया करें, ताकि आपको पता चल सके ये पोर्शन मुझे गिवन के अंदर है और ये पोर्शन मुझे टू प्रूव के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है, इफ वन साइड ऑफ एनी टू एंगल्स, ठीक है, वन साइड ऑफ एनी टू एंगल्स एंड वन ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की कोई एक साइड, पहले नंबर पे क्या कहा है, वन साइड, हमने पहले नंबर पे इसकी दो साइड्स ये ले ली, एक ट्राइंगल की ये साइड ली, दूसरी ट्राइंगल की भी ये साइड ली। कॉरस्पॉन्डेंस, ये जो आपके पास वर्ड की कॉरस्पॉन्डेंस, इसकी सिंबल्स होती है कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, कितनी, टू। तो बेटा गिवन में सबसे पहले हम ये ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल की नोटेशन डालेंगे, ए बी सी, ये कॉरस्पॉन्डेंस की साइन है, और ट्राइंगल डी ई एफ, यानी जो उसने वर्ड्स में लिखा है आपने उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, हमने कॉरस्पॉन्डेंस ले ली टू ट्राइंगल्स के दरमियान, ठीक है, सिंबल्स। फिर उसने क्या कहा है, वन साइड, हमने कहा कि इसकी ये साइड और ये साइड इसके दरमियान, क्योंकि यहां पे देखें उसने कहा है कंग्रेंट है, कि एक दूसरे के क्या हो, वो कंग्रेंट हो, क्या है, कंग्रेंट। तो हमने कहा कि बीसी साइड, ये साइन इक्वल के ऊपर जब ये साइन लगाते तो कंग्रेंट की साइन आ जाती है, ठीक है, कंग्रेंट है किसके, ईएफ, साइड जब भी लिखेंगे उसके ऊपर लाइन ड्रा किया गया ताकि साइड को शो कर सके। वन साइड होगी दोनों ट्राइंगल्स की कंग्रेंट। फिर क्या कहता है, टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल टू द अदर कॉरस्पॉन्डिंग। अब दो एंगल लेते हैं, इसका एक एंगल मैं ले रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा वहां भी मार्कर को चेंज करके यूज किया करें, ताकि आपके पास ये पेन को ये चेंज किया करें, ताकि बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं कहता हूं दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां पे क्या लिख दिया, एंगल B is congruent to angle E। उसने कितने एंगल्स कहे हैं, टू एंगल, अभी तक हमने एक एंगल लिया है, जब दूसरा एंगल लेंगे दूसरे एंगल के लिए हम क्या शो कर देते हैं बेटा, दूसरे एंगल के लिए ये वाली चीज डबल साइन शूज कर देंगे, ताकि डबल एंगल ले रहे हैं। ये एंगल की नोटेशन है, तो यहाँ पे एंगल आपके पास C is congruent to एंगल F। बुक के अंदर आपके पास यहाँ सब के साथ M लिखा हुआ है, अगर आप M लिख देते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं भी लिखते गुजारा हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं। लेकिन इस M का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट, यानी जो ये लेंथ है मेजर की गई और ये लेंथ दोनों बराबर हैं, इसी तरह से ये मेजरमेंट ऑफ एंगल B और एंगल E इक्वल हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल C और मेजरमेंट ऑफ एंगल F आर कंग्रेंट। ये तो हो गई बात आपके पास बेटा जी किसकी, ये हमारे पास होगी बात गिवन की। गिवन के बाद, क्योंकि यहाँ कॉमा तक मैंने प्रूफ कर दिया है, मैंने आपको बताया ना कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और खुद ब खुद आपके पास आइडिया आएगा मैंने इसका क्या करना है। मैं दोबारा भी आपके पास बता देता हूँ क्या कहा उसने सबसे पहले कि टू ट्राइंगल्स, हमने दो ट्राइंगल ली, उसके दरमियान क्या करना है, कॉरस्पॉन्डेंस, हमने कॉरस्पॉन्डिंग की साइन डाल दी, दोनों ट्राइंगल लिख दी, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF बनाने के बाद क्या कहता है वो कहता है कि वन साइड, हमने वन साइड तो ली, लेकिन इसके दरमियान ये साइन कैसे पता चली, कंग्रेंट की है, कि वो कहते हैं वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, क्या लिखा हुआ यहाँ बेटा, यहाँ पे वो कह रहे हैं ये दोनों आपस में कंग्रेंट हैं, तो लिहाजा हमने उसकी एक साइड और दो एंगल्स को कंग्रेंट पहले से ही कर दिया, ठीक है। प्रूव अब हमने क्या करके देना है, देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, इसका टू प्रूव आपके पास, बेशक जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे आप अपना मार्कर को चेंज करें, ताकि आप जब भी लिखेंगे तो आपको पता होगा कि टू प्रूव यहां से यहां वाला पोर्शन है और उसको मैंने टू प्रूव में लिखना है, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज है तो क्या गिवन में लिखूं क्या टू प्रूव में लिखूं। तो ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, ट्राइंगल्स कौन सी थी बेटा, ये दो, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस साइन को रिमूव करके साइन ऑफ कंकरेंसी लगाना है, बाकी सेम है। ट्राइंगल आपके पास ABC साइन ऑफ कंकरेंसी, आपके पास क्या है, कंग्रेंट है ट्राइंगल DEF। DEF के ये हमने प्रूव करके देना है। ट्राइंगल जब दो कंग्रेंट होते हैं तो बेटा उसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है
कि जब भी किसी दो थ्योरम के अंदर ये प्रूव करते हैं कि दो ट्राइंगल्स कंकरेंट हैं कि नहीं है, तो उसके दरमियान जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं, 3 या 4, बताएं। गुड, हमारे पास उसकी कंडीशंस 4 हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि अगर उसकी तीनों साइड इक्वल हो, दोनों ट्राइंगल, तब भी ट्राइंगल कंकरेंट होती है। 3 साइड और आपके पास एक साइड और 2 एंगल हो तब भी कंकरेंट होती है। और अगर आपके पास 2 साइड और 1 एंगल आ जाए तब भी आपके पास वो कंकरेंट होती है। अगर तीनों एंगल आ जाएं तो ये आपके पास कंकरेंट नहीं, जब ये सिमिलर कह सकते हैं आप। कंकरेंट नहीं होता, सिमिलर होता है। अब कहोगे कंकरेंट और सिमिलर में क्या फर्क है बेटा? कंकरेंट और सिमिलर में फर्क ये होता है कि जैसे आपके पास, आप मार्केट में जाते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो आप देखें तो एक ही कंपनी की जो पैंट्स होती हैं, एक साइज 22 होता है, एक 32, फिर 42, इसी तरह से, या 34, 36, मुख्तलिफ साइज अवेलेबल होता है कि उसका कलर और शेप, डिजाइन सेम होता है। सो दे आर सिमिलर, नॉट अ कंकरेंट। तो आपके पास कंकरेंट के अंदर जो कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं बेटा, वो हमारे पास कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ये 3 कंडीशंस में से कोई सी भी कंडीशन को हम यूज करते हुए दो ट्राइंगल्स को कंकरेंट शो कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहां पर कौन सी यूज करनी है? यहां पर जो हमें कहा गया है 1 साइड एंड 2 एंगल, अभी हमने यहां पर इस वाली को यूज करना है। इस वाली को यूज करते हुए हमने दो ट्राइंगल्स को कंकरेंट शो करना है। टू प्रूफ समझ आ गया? और टू प्रूफ में करना क्या है? आपके पास कंकरेंसी का भी पता चल गया और आपके पास सिमिलर का भी पता चल गया। गिवन टू प्रूफ, थर्ड स्टेप में हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कुछ थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं भी होती, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा ये होता है कि आपने अपने माइंड को यूज करते हुए आपने उसको प्रूव करना होता है। इसकी मैं आपको मिसाल यूं दे देता हूं कि जब आपके पास कोई बंदा कहता है कि हाँ भाई आप स्कूल पहुंचो, तो आपका अपना माइंड है, आपने अपनी ट्रांसपोर्ट से आना, चाहे आप कार पे जाओ, चाहे आप रिक्शे पे जाओ, चाहे आप बाइक पे जाओ, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने खुद करना है कि आपने वहां तक पहुंचना कैसे है। मकसद स्कूल पहुंचना। तो यहां भी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा कि आप कंस्ट्रक्शन में मैं क्या ऐसा करूं कि ये चीज मेरे पास प्रूव हो जाए। तो हर थ्योरम की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज होती है। यहां पे जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे अब उसने कहा है कि आपके पास BC, आपके पास हमने कहा कंकरेंट टू दिस, और आपके पास हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल्स अगर फर्ज करो वो कहते हैं कंकरेंट नहीं है। जी बेटा, हम यहां पे थे कि आपके पास वो कह रहा था कि आपके पास स्टेटमेंट के अंदर जो हमें उसने कहा हुआ है ट्राइंगल्स क्या है? कंकरेंट है। अगर हम कहते हैं ये ट्राइंगल कंकरेंट आपस में नहीं है, क्यों नहीं कंकरेंट? भी आपस में कंकरेंट का मतलब सारी साइड्स बराबर है। हम कहते हैं ये आपस में कंकरेंट नहीं है, उल्टा चलते हैं। अगर कंकरेंट नहीं है तो क्या चीज कंकरेंट नहीं है? हम सपोज करते हैं कि ये AB और DE आपस में इक्वल नहीं है। सपोज AB इज नॉट इक्वल टू DE। चलें जी, आपकी बात मान ली, सपोज AB DE के इक्वल नहीं है, तो फिर AB किसके इक्वल है? क्योंकि ये लेंथ किसी ना किसी के इक्वल है ना। अगर AB DE के इक्वल नहीं तो किसके इक्वल है? ठीक है जी, DE के इक्वल नहीं है। हम यहां पे लेते हैं कोई पॉइंट M, और हम कहते हैं कि ये जो M लिया है ना, ये AB की लेंथ ME के इक्वल है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम सपोज करके चल रहे हैं। सपोज AB इज नॉट इक्वल टू DE, सो वी टेक अ पॉइंट M। जो आप करें वो लिखते जाएं। टेक अ पॉइंट M ऑन, कहां पे लिया हमने? DE पर। और फिर इस पे कंडीशन क्या लगाई? ये जो M पॉइंट लिया ना, हमने ये कहा है कि AB और जो आपके पास है ना ME, ये इक्वल है, सच दैट आपके पास AB कंकरेंट है किसके? ME के। और उसके बाद एक स्टेप और है, फिर हम ज्वाइन कर देते हैं इस M को, क्योंकि हमने ट्राइंगल तो बनानी है ना, कि ये वाली ट्राइंगल नहीं है तो फिर तो ये वाली ट्राइंगल इक्वल होगी। तो ज्वाइन कर दिया हमने किसको? M को F के साथ। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए,
तो आप उसको लिख लीजिएगा। मैं अब आ जाता हूँ इसके अगले पोर्शन के ऊपर, स्टेटमेंट्स और रीजंस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपने लिखना है क्या, ज्वाइन एम टू एफ। इधर आ जाएगी हमारे पास बेटा जी स्टेटमेंट्स, इधर रीजंस। स्टेटमेंट और रीजन से पहले आपने प्रूफ भी लिखना है, आपने प्रूफ लिख देना कि जो हमने कही है, ठीक है, वो आपको पता है स्टेटमेंट और थ्योरम के अंदर। सबसे पहली बात ये है कि हमने कहा कि ये दो ट्राइंगल अब आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारी जो नई ट्राइंगल बनाई हुई है ये आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो इक्वलेंसी के लिए तो हमारे पास क्राइटेरिया यही है कि जैसे उसने बताया कि इस क्राइटेरिया के ऊपर हम पूरा उतर के चेक करते हैं कि आपके पास साइड एंगल लेना है, तो पहले हम दो ट्राइंगल को कंपेयर करें क्या आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग, अब आपके पास ABC यहां DEF नहीं लेना, अब हम नई ट्राइंगल जो ली है MEF ट्राइंगल वो लेनी है बेटा, MEF। पहली बात पे हम क्या कहते हैं कि ट्राइंगल MEF के अंदर AB कंग्रुएंट टू ME। क्यों अभी AB इक्वल टू ME? गुड, क्योंकि हमने ये बात कंस्ट्रक्शन में कही है, हमने स्टेप बनाया ही ऐसा था कि हम कहते हैं ये बराबर नहीं तो ये बराबर है, तो इसलिए हम यहां पे इसकी रीजन क्या लिख दें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। दूसरी बात, एंगल B और एंगल E आपस में कंग्रुएंट है, ठीक है जी। क्यों कंग्रुएंट है बेटा? गुड, कि हमने ये बात गिवन में कही थी कि B और E आपस में इक्वल है, लिख देते हैं जी गिवन, ठीक हो गया। तीसरी बात, BC और EF ये भी तो गिवन में पता है कंग्रुएंट है, ठीक है जी। हम तीसरी ये चीज लिख लेते हैं, BC कंग्रुएंट टू CF। तो जी बेटा ये हमारे पास BC कंग्रुएंट टू क्या है आपके पास CF, इसकी भी रीजन हमारे पास क्या आ जाएगी, वही सेम गिवन। ट्राइंगल के तीन कंपोनेंट आपके पास इक्वल हो गए, 1 2 3। कौन सी कंडीशन इसमें से लगेगी आपके पास बता सकते हैं यहाँ पे? गुड, थर्ड कंडीशन साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो आप क्या करेंगे, जब तीन कंपोनेंट इक्वल हो गए तो इस साइन को रिमूव करें और साइन ऑफ कंग्रुएंसी लगाएं। सेम ट्राइंगल्स ऊपर वाले लिख दें, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल MEF और रीजन साइड एंगल साइड पास्टुलेट। पास्टुलेट मीन कि हमें ये बात पहले से पता है, हमारे इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी प्रूव हुआ कि दो एंगल साइड और एक एंगल आ जाए तो ट्राइंगल कंग्रुएंट होते हैं, तो उसका हम हवाला दे देते हैं कि हमें इस चीज़ का पहले से पता है, ठीक है बेटा। अगर ये बात आपके पास है कि ट्राइंगल्स ये दो कंग्रुएंट है, ये ट्राइंगल नंबर, जैसे अगर मैं ABC को 1 कहूँ और ये 2 ट्राइंगल ये वाली, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अभी ये छोटी थोड़े सा ये वाली हिस्सा, ये वाला इस ट्राइंगल, जब ये दो ट्राइंगल्स बराबर हैं तो फिर डेफिनेटली उसके सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर होंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ये वाला एंगल C किसके इक्वल होगा? गुड, ये वाला एंगल होगा MFE के। ये वाला एंगल जो आपके पास है, या आप इसे EFM भी कह सकते हैं कि एंगल C कंग्रुएंट टू एंगल EFM। EFM लाजमी कहना है, क्योंकि ये अब हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक से, ये वाला पूरा नहीं ले रहे, जैसे ब्लू है उसको नहीं देखें, आपके पास ये वाला पोर्शन मैं ले रहा हूँ कि ये वाला एंगल आपके पास EFM ये वाला एंगल है, ठीक है, कि ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। रीजन आप लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangles।
ये हो गया जी। लेकिन ये तो हमने कहा है कि ये आपस में इक्वल है, लेकिन हमें तो पहले से बताया था कि एंगल सी और एंगल एफ आपस में इक्वल हैं। एंगल सी और एंगल एफ, क्या मतलब कि अब आप कहेंगे कि एंगल सी, अब इसे आप एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है ई एफ डी के एंगल ई एफ डी कि ये आपस में इक्वल हैं। ये चीज़ हमें गिवन में पता है। अब गिवन में गलत तो नहीं हो सकता। अगर इसके आप पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूं, ठीक है, ये इक्वेशन बी सी इज इक्वल टू सी एफ, एंगल्स को अगर पकड़ा जाए, इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 इसे 3 और इसे 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर इन दोनों को देखो तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। गुड, तो हम लिख सकते हैं, अच्छा मैंने आपको बताया ई एफ एम, अगर चाहो तो आप एम एफ ई भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि एंगल आपके पास ई एफ एम कंग्रेंट है एंगल ई एफ डी के। रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन 4 जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से मैं अगर कोई रिटन स्टेटमेंट होगी तो वर्ड में बता दूंगा, लिखने वाली आपके पास लिख दूंगा। अब ये जो पॉसिबिलिटी है एंगल ई एफ एम और एंगल ई एफ डी, ई एफ एम तो ये एंगल है और ई एफ डी हम दोनों कहते हैं बराबर है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर एम और डी दोनों एक ही पॉइंट पे हो। बुक में भी आपके पास ये लिखा होगा, दैट इज पॉसिबल ओनली देयर इज वन रीजन कि एम और डी दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट के नाम हो, तो फिर तो आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर एम और डी एक ही के पॉइंट है तो आपने लिखना दिस इज पॉसिबल ओनली एम एंड डी ऑन लाई ऑन अ वन पॉइंट। मैं लिख देता हूं, इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन M and D lie on same point, lie on same point यानी एक ही पॉइंट के दो नाम हो, lie on same point। उसके बाद अगर ये दोनों सेम ही पॉइंट के नाम है, जिसका मतलब क्या हुआ, ए बी और डी ई दोनों क्या हुए, कंकरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे सो ए बी और कंकरेंट है डी ई के। ये बात हमें अप्रूव होगी इसकी वजह से, अगर ये ए बी और डी ई कंग्रेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कहा था कि सपोज, तो हमारी सपोजिशन क्या हुई, रॉन्ग। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कंग्रेंट। इसके नीचे सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है, सो द बोथ ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। और जिस मेथड के तहत मैंने प्रूव किया, इस मेथड हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में अगर वो बराबर हैं तो आप कहते हैं, अगला कहता है वो नहीं है बराबर, तो हम कहते हैं अगर नहीं है बराबर तो आप बताओ कैसे बराबर नहीं है। तो उस चीज़ को जो उसने बताया कि उसने कहा ये बराबर नहीं है क्योंकि ये एम पॉइंट ऐसा है जो बराबर है, हम उसके तहत चले, लेकिन उसकी बात हमारी गलत साबित हुई। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल ही उसी वक्त हो सकता है कि जब दोनों एक ही पॉइंट के दो नाम हो। अगर एक ही पॉइंट के दो नाम है तो इसका मतलब है एम लाई ऑन अ डी, अगर डी पे लाई कर रहा है तो ए बी और डी दोनों क्या हो गए, सेम। अगर ये दोनों आपके पास सेम है तो फिर हमारे पास क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू डी। लिखने के बाद हमारे पास थ्योरम प्रूव हो चुका। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ ना आए देन यू कैन आस्क मी प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।